साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक मोस्ट फेमस ट्रेजेडी जिसका नाम है हैमलेट। अगर हम हैमलेट की बात करते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। अगर हम हैमलेट को एट अ ग्लेंस देखें, यानी कि एक ही नज़र में पूरे प्ले के बारे में थोड़ा सा सरसरी नज़र से देखें, तो किस तरीके से यानी कि इस प्ले को राइट किया है किसने, विलियम शेक्सपियर ने। और विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ है वो 1554 नहीं होगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा दोस्तों, 1564 में इनका जन्म हुआ है और 1616 में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं कि हैमलेट को कब कंपोज किया गया, तो ये 1600 से 1601 के बीच में इसको कंपोज किया गया है, इसकी डेट ऑफ कंपोजिशन है। और एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेज पर हैमलेट को परफॉर्मिंग डेट भी यही है, यानी कि 1600 से 1601 के बीच में हैमलेट को परफॉर्म भी किया गया। इसके बाद अगर हम इसके पब्लिकेशन की डेट देखते हैं तो ये पब्लिकेशन की डेट यहाँ पर गलत मेंशन है। हम बताते हैं ये डेट आप कहीं पर भी नोट डाउन कर लो। 1603 में डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, यानी कि फर्स्ट पब्लिकेशन से मतलब ये है कि जब ये हैमलेट को पब्लिश किया गया था, प्रिंट किया गया था, तो 1603 में इसको प्रिंट किया गया था। एक बैड कार्टो करके था उसमें, ठीक है। और जो स्टेशनर से एक रजिस्टर होता है उसमें इसको कब रजिस्टर कराया गया था, तो एक डेट थी 26 जुलाई 1602 में, इसको 26 जुलाई 1602 में इसको क्या कराया गया था, एक स्टेशनर्स के रजिस्टर में रजिस्टर कराया गया। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं, देखिएगा ये सभी सोर्स कभी भी तुमसे नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं सोर्स बता रहा हूँ वो सोर्स ध्यान बनाए रखिएगा, टीजीटी में वही सोर्स आपके पूछे जाते हैं। एक बेटा एमलेट करके है, द लाइफ ऑफ एमलेट, ठीक है, जो कि गेस्टा डेनोरम किसमें है, लाइफ ऑफ एमलेट। एमलेट को ही विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट कर दिया था। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, AMELTH। एमलेट को विलियम शेक्सपियर ने क्या कर दिया था, हैमलेट कर दिया था। और ये जो एमलेट लिखा गया था वो गेस्टा डेनोरम में लिखा गया था, किसमें, गेस्टा डेनोरम में। और ये गेस्टा डेनोरम जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, सैक्सो ग्रामेटिकस के द्वारा इसको लिखा गया था। तो अब हम क्लियर तरीके से बता देते हैं, कहीं पर भी लिख लीजिएगा कि हैमलेट का जो सोर्स है वो एमलेट है, लाइफ ऑफ एमलेट इन गेस्टा डेनोरम, जो कि सैक्सो ग्रामेटिकस से के द्वारा लिखी गई, सैक्सो ग्रामेटिकस के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है, बुक का नाम गेस्टा डेनोरम। और इसमें से द लाइफ ऑफ एमलेट को पढ़कर के विलियम शेक्सपियर इंस्पायर हुए और उससे इन्होंने हैमलेट को लिख दिया। क्लियर है। एक दूसरा और इनका सोर्स माना जाता है इस प्ले का, सेकेंड सोर्स है और हैमलेट। और हैमलेट जो है ऐसे करके लिखा होगा, और HAMLET, और हैमलेट। और हैमलेट ये जो लिखा गया पॉसिबली रिटन, मैं कहूँ तो ये किसके द्वारा, थॉमस किड के द्वारा लिखा गया है। और हैमलेट उससे भी इंस्पायर होकर के विलियम शेक्सपियर ने इस हैमलेट को लिखा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमने स्पेशल सोर्स की अगर हम बात करें, देखो अलग से मैंने लिख रखा है, स्पेशल सोर्सेस का माना जाता है थॉमस किड का स्नेकियन प्ले है एक, जिसका नाम है स्पेनिश ट्रेजेडी, यानी कि थॉमस किड का स्नेकन प्ले है जिसका नाम है स्पेनिश ट्रेजेडी, वो इसका स्पेशल सोर्स है। तो 3 सोर्स इसके मेनली ध्यान बनाए रखना, विलियम शेक्सपियर के हैमलेट के 3 सोर्स। पहला सोर्स कौन सा, द लाइफ ऑफ एमलेट, जो कि गेस्टा डेनोरम में से इंस्पायर है, और ये गेस्टा डेनोरम किसके द्वारा लिखी गई थी, सैक्सो ग्रामेटिकस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। और दूसरा और हैमलेट जो कि थॉमस किड के द्वारा लिखा गया, उससे एक सोर्स माना जाता है। और तीसरा जो स्पेशल सोर्स माना जाता है तो स्पेनिश ट्रेजेडी, और वो जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई, थॉमस किड, यानी कि ये। अब इस प्ले में एक सुपर नेचुरल पावर का भी प्रयोग किया गया। सुपर नेचुरल पावर यानी कि अलौकिक शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो इंसानों में ना हो, तो एक घोस्ट का। और घोस्ट कौन होते हैं, लेड किंग होते हैं डेनमार्क के, और इन्हीं को हम फादर ऑफ हैमलेट यानी कि हैमलेट के पिता, या आप ये कह सकते हो लेड किंग ऑफ डेनमार्क। अब अगला देखिए, जो प्ले राइट किया गया पीरियड विच हैमलेट बिलोंग, ये विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो
जो है 4 पीरियड्स में डिवाइड किए गए हैं क्रिटिक्स के द्वारा। तो उनमें से कौन से पीरियड से ये हैमलेट बिलोंग करता है, तो वो 3rd पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सेंट्रल थीम क्या है, अगर हम विलियम शेक्सपियर का जब हैमलेट को पूरा पढ़ करके देखते हैं तो उसमें हमको ये पता लगता है कि यार इसका जो सेंट्रल थीम है ना वो क्या है, रिवेंज मोटिव है। यहाँ पर जो हैमलेट होता है वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की फिराक में रहता है, यानी कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है पागलपन का ढोंग भी करता है। इसके बाद अपने चाचा को लास्ट में मार भी देता है। तो इसमें क्या दिखाई जाती है, रिवेंज मोटिव दिखाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखना। क्या ध्यान बनाए रखना है, रिवेंज मोटिव। दूसरी चीज क्या है, इसका जो सेंट्रल थीम आपको पता लग गई। और इसके अगर थीम की बात करें तो इम्पॉसिबली दी सर्टेनिटी भी इसकी एक थीम है, ध्यान बनाए रखिएगा। कौन सी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी। कौन सी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी। आगे हो सकता है कहीं पर हमने लिखा हो। इस प्ले का हीरो कौन है, हैमलेट है। हीरोइन कौन है, ओफेलिया दिखाई जाती है। ओफेलिया किसकी डॉटर होती है, पोलिनियस की डॉटर होती है। और सिस्टर किसकी होती है, लेयर्टिस की होती है। लेयर्टिस की बहन, पोलिनियस की बेटी ओफेलिया, वो इस प्ले की क्या है, हीरोइन है। और हीरो हैमलेट तो दिखाया ही जाता है। इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, अगर हम पात्रों की बात करें तो 18 मेल पात्र हैं और 2 फीमेल पात्र हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 18 मेल पात्र हैं और 2 फीमेल पात्र हैं। नेक्स्ट, इसमें टोटल एक्ट कितने हैं, अगर हम टोटल एक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल 5 एक्ट हैं और टोटल सीन कितने हैं, 19 सीन हैं। क्या बताया हमने, टोटल एक्ट कितने, 5 हैं और 19 टोटल कितने हैं, सीन हैं। अगर हम फर्स्ट एक्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट एक्ट में 5 सीन दिखाए जाते हैं, सेकेंड एक्ट में 2 सीन दिखाए जाते हैं, थर्ड एक्ट में 4 सीन होते हैं, फोर्थ एक्ट में 6 सीन होते हैं और फिफ्थ एक्ट में 2 सीन दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये जो विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है हैमलेट, हैमलेट क्या है, एक ट्रेजेडी है। और ये ट्रेजेडी किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। कई बार बता चुका हूँ, बोलते ही बोलते आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अ ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसका पूरा नाम है। अ ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है, इसका पूरा नाम है। लिखा कब गया, जल्दी से रिवीजन मार दो। 1601 में पब्लिश कब हुआ, वही परफॉर्म या पब्लिश कब हुआ, 1603 में। इसका प्रोटोगेनिस्ट यानी कि हीरो कौन दिखाया जाता है, हैमलेट। हीरोइन कौन होती है, ओफेलिया। ठीक है, एंटागोनिस्ट यानी कि इसका विलेन खलनायक कौन दिखाया जाता है, तो अमरीश पुरी जो दिखाया जाता है वो क्लाउडियस दिखाया जाता है। और इसकी सेटिंग जो है वो एल्सिनोर का किला दिखाया जाता है। तो सेटिंग भी बहुत ध्यान रखना, जॉनर इसका ध्यान रखना है, सेटिंग ध्यान रखना है, पॉपुलर लाइंस ध्यान रखना है, सोर्स ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी जो सेटिंग दिखाई जाएगी वो एल्सिनोर में दिखाई जाएगी। और है क्या, ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, थीम देखो हमने क्या बताया, थीम इसकी क्या है, एक ये भी थीम है, एक तो रिवेंज मोटिव वाली थीम और दूसरी थीम इस तरीके से भी ऑप्शन में मिल सकता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट, जॉनर इसका ट्रेजेडी है ही है और इसमें टोटल 5 एक्ट हैं, 19 सीन हैं। अब इनके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा है वो हैमलेट। हैमलेट कहाँ का प्रिंस दिखाया जाता है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क दिखाया जाता है। क्लाउडियस कौन होता है, प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क है, क्योंकि क्लाउडियस ने ही अपने भाई की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठ गया है। तो इस समय प्रेजेंट किंग कौन है डेनमार्क का, वो क्लाउडियस है और हैमलेट का चाचा हुआ फिर ये। इसके बाद गर्ट्रूड कौन दिखाई जाती है, अगर हम गर्ट्रूड की बात करें तो गर्ट्रूड एक क्वीन होती है। ठीक है, क्वीन कहाँ की दिखाई जाती है, डेनमार्क की होती है और नाउ वाइफ ऑफ क्लाउडियस। और अब ये किसकी पत्नी है, क्लाउडियस की पत्नी है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, किसकी, क्लाउडियस की ये क्या है, पत्नी है। क्योंकि अब इसने शादी कर ली है किससे, गर्ट्रूड ने शादी कर ली है किससे, क्लाउडियस से। इतना विशेष ध्यान बनाए रखना। अच्छा, पहले ये गर्ट्रूड किसकी पत्नी थी, हैमलेट के जो फादर थे, ठीक है, उनकी पत्नी थी। लेकिन ये क्या करते हैं, षड्यंत्र करके उसके कान में जहर डाल देते हैं और उसको मार देते हैं। इसके बाद उसका राज्य भी ये हड़प लेता है और कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी से ये शादी भी कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, यानी कि नाउ वाइफ ऑफ क्लाउडियस। अब ये किसकी पत्नी हो गई, क्लाउडियस की पत्नी होगी। पहले किसकी थी, तो जो हैमलेट के पिताजी थे उनकी, जो कि अब घोस्ट बने हुए हैं।
पोलिनियस कौन दिखाया जाता है, एक लॉर्ड होता है, लॉर्ड चैम्बरलेन दिखाया जाता है क्लाउडियस के कोर्ट में, ठीक है। और ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन होता है, एक लॉर्ड होता है क्लाउडियस का जो कोर्ट होता है उसमें, और पोलिनियस जो होता है, ये पोलिनियस, इसकी बेटी जो है वो कौन होती है, ओफिलिया होती है, और उसका बेटा कौन होता है, लियर्टिस होता है। इन तीनों के नाम भी ध्यान बनाए रखना है। यहाँ पे देखो ये पोलिनियस है, इसकी बेटी ओफिलिया है, और इसका बेटा ये कौन है, लियर्टिस है। तो इन तीनों कैरेक्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन्हें भी आपको ध्यान में बनाए रखना है। अगला कैरेक्टर हमारा कौन सा आएगा, होरेशियो आएगा। अगर हम होरेशियो की बात करते हैं तो ये हैमलेट का दोस्त दिखाया जाता है। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, हमारा घोस्ट है। और घोस्ट कौन है, ये जो है जो पहले किंग हैमलेट थे, यानी कि जो डेनमार्क के पहले राजा थे, राजा हैमलेट, ठीक है। अब तो वो मर चुके हैं, और मरने के बाद ये क्या बन गए हैं, घोस्ट बन गए हैं, भूत बन गए हैं, तो यही। और नेक्स्ट मार्सिलस और बर्नार्डो कौन दिखाए जाते हैं, ये ऑफिसर्स होते हैं या वॉचमैन होते हैं वहां के, ठीक है। रोजेनक्रेंटस और गिल्डस्टर्न कौन दिखाए जाते हैं, तो देखो इनके बारे में समझने के लिए आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रोजेनक्रेंटस और गिल्डस्टर्न ये फॉर्मर फ्रेंड ऑफ हैमलेट, हैमलेट के दोस्त दिखाए जाते हैं, स्कूल टाइम के दोस्त होते हैं। और हिज क्लास फेलो, उस समय के ये स्कूल टाइम के दोस्त होते हैं, उसके क्लास फेलो कह लो, ठीक है। और फोर्टिनब्रास कौन, किसके ये क्लास फेलो हैं, हैमलेट के, ठीक है, प्रिंस हैमलेट। फोर्टिनब्रास की अगर हम बात करें तो ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे दिखाया जाता है। रेनाल्डो जो है वो पोलिनियस का नौकर दिखाया जाता है, पोलिनियस का नौकर रेनाल्डो है। बोल्टिमैंड और कॉर्नेलियस ये कोर्टियर्स दिखाए जाते हैं। फ्रांसिस्को जो है वो एक सोल्जर होता है, और गार्डमैन होता है एट एल्सिनोर, जो एल्सिनोर का किला होता है उसमें ये दिखाया जाता है। इतना क्लियर है, तो तेजी से मेरे साथ एक बार रिपीट कर दो कि क्लाउडियस कौन है, किंग ऑफ डेनमार्क है। मार्सिलस ऑफिसर है। हैमलेट कौन है, सन ऑफ द फॉर्मर किंग, जो पहले के राजा थे, ठीक है। तो उनके क्या हैं, ये बेटा हैं। और पोलिनियस कौन दिखाया जाता है, पोलिनियस जो दिखाया जाता है लॉर्ड चैम्बरलेन दिखाया जाता है। और एक चीज यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो दो चीजें हैं ना, ये किसको रिलेट करेंगी, इसको हैमलेट को, ठीक है। यानी कि सन ऑफ फॉर्मर किंग, जो पहले के राजा थे उनका बेटा हैमलेट होता है, और नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग, जो इस समय डेनमार्क का राजा बना हुआ है, उसका भतीजा कहलाएगा, ठीक है। तभी तो इनका रिलेशन चचा भतीजा का होता है, ध्यान बनाए रखिएगा। पोलिनियस कौन होगा, पोलिनियस लॉर्ड चैम्बरलेन दिखाया जाएगा। होरेशियो कौन होगा, होरेशियो जो दिखाया जाएगा वो फ्रेंड टू हैमलेट दिखाया जाएगा। बोल्टिमैंड कौन होगा, सन ऑफ पोलिनियस होगा। कॉर्नेलियस कौन हो, ये सभी क्या है, हमारे कोर्टियर दिखाए जाएंगे, ठीक है। ये सभी कोर्टियर हैं, दरबारी हैं। इतना क्लियर हो गया। अगर हम मार्सिलस की बात करें, बर्नार्डो की बात करें, ये दोनों ऑफिसर दिखाए जाते हैं। फ्रांसिस्को सोल्जर है, रेनाल्डो ये पोलिनियस का क्या दिखाया जाएगा, नौकर दिखाया जाएगा। इसमें जो क्लाउन्स होते हैं जिनको ग्रेव डिगर्स कहते हैं। फोर्टिनब्रास वो नॉर्वे का प्रिंस है। गर्ट्रूड कौन है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है और हैमलेट की माता जी हैं। ओफिलिया कौन है, डॉटर ऑफ पोलिनियस है, यानी कि पोलिनियस की डॉटर ओफिलिया है। और ये घोस्ट कौन है, ये हैमलेट के पिताजी हैं घोस्ट। बाकी लॉर्ड हैं, लेडीज हैं, ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, मैसेंजर हैं, अटेंडेंट हैं, ये भी पाए जाते हैं, लेकिन ये माइनर कैरेक्टर हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी समरी, कि इसकी समरी क्या कहती है, ठीक है। समरी की अगर हम शुरुआत करें तो देख लो ध्यान से। एक कहानी जो है ना वो सर्दियों की एक रात में शुरू होती है। ये जो कहानी है हमारी वो सर्दियों की एक रात में शुरू होती है, और दरबार के दो पहरेदार होते हैं। और वो दोनों पहरेदार कौन कौन से होते हैं ज़रा सुन लीजिए। एक का नाम होता है मार्सिलस और दूसरे का नाम होता है बर्नार्डो। ये दो दरबारी हैं, ये दरबार में क्या कर रहे हैं, पहरा दे रहे होते हैं। तो उन्हें शाही दीवार के पास एक भूत दिखाई देता है, और वह भूत किसका होता है, राजा हैमलेट से बिल्कुल मिलता जुलता एकदम दिखता है। ये जो राजा हैमलेट है ना, इस तरीके का बिल्कुल भूत दिखाई देता है, और राजा हैमलेट से बिल्कुल मिलता जुलता भूत है यहाँ पर। तो वे दोनों पहरेदार तुरंत ही किसके पास जाते हैं, होरेशियो के पास। किसके पास जाते हैं, होरेशियो के पास जाकर उस भूत के बारे में बताते हैं। पहले तो होरेशियो इन दोनों की बातों पर विश्वास ही नहीं करता, लेकिन बार बार उनके कहने पर वह भूत को देखने के लिए चला जाता है। और जब होरेशियो उन भूत को, यानी कि उस भूत को देखता है, होरेशियो किसके, घोस्ट को, इसका हैमलेट का घोस्ट होता है, उसको जब वो देखता है और देखने के बाद
उस भूत का जो हुलिया होता है ना, वो राजा हैमलेट के एकदम हूबहू मिलता जुलता दिखता है। उसके जैसे वस्त्र, ठीक है, जो राजा हैमलेट अपनी मृत्यु के समय पहने हुए थे, सेम वैसे ही वस्त्र इस समय पहने हुए भूत दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर दोनों पहरेदार और होरेशियो, कौन, दोनों पहरेदार और होरेशियो प्रिंस हैमलेट के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। किसके पास? प्रिंस हैमलेट के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। ये हैं प्रिंस हैमलेट, इनके पास ये दौड़े दौड़े जाते हैं और उन्हें भूत के बारे में बताते हैं, और इन्हें भूत के बारे में बताते हैं। प्रिंस हैमलेट को भी भूत के पास लेकर आते हैं। प्रिंस हैमलेट से कहते हैं, यार चलो तुम भी भूत के पास चलो और अपनी मृत्यु, यानी कि अब ये जो हैमलेट है ना, ये कहाँ पहुँच गए हैं? भूत के पास में, उस घोस्ट के पास में पहुंच गए हैं। प्रिंस हैमलेट भी उस घोस्ट को देखते हैं। घोस्ट जो होता है वो प्रिंस हैमलेट के अलावा किसी से भी बात नहीं करना चाहता। जैसे ही प्रिंस हैमलेट वहां आते हैं तो भूत और प्रिंस हैमलेट के बीच जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होने का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। यानी कि बातचीत होने पर भूत प्रिंस हैमलेट को यह बताता है कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं हुई बल्कि उसे मारा गया था। राजा हैमलेट का भूत प्रिंस हैमलेट को बताता है, जब राजा हैमलेट सो रहे थे तो उसके भाई ने उसके कान में जहर की बूंदें डाल दी थी। किसने? उसके भाई ने। भाई कौन है? उसका क्लाउडियस है। इस क्लाउडियस ने जो है क्या करा, अपने बड़े भाई के कान, उसका मर्डर करने के लिए उसके कान में कुछ जहर की बूंदें डाल दी, और इससे उसकी जो राजा हैमलेट थे उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा भाई, एक क्लाउडियस है ना, दिख रहा है आपको तस्वीर में, यही है। राजा हैमलेट का भूत अपने बेटे प्रिंस हैमलेट को उसकी मौत का बदला लेने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है, और जो राजा हैमलेट होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आपको मेरी मृत्यु का बदला लेना है। किससे? क्लाउडियस से। यह सब सुनकर प्रिंस हैमलेट बहुत गुस्से में आ जाते हैं उसके पिता की हत्या की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंस हैमलेट के मन में एक दुविधा चल रही होती है कि ये भूत ने जो बातें हमको बताई हैं वह सत्य हैं या नहीं, कहीं झूठ तो नहीं है सब बातें जो हमको ये भूत, ये घोस्ट हमको बता करके गया है। हैमलेट ने ये सब पता लगाने का निश्चय कर लिया। बोले आप कुछ भी हो जाए यार, इस सब चीज़ों के बारे में मैं पता लगा के ही रहूँगा। और उन्होंने वहाँ पर मौजूद दोनों पहरेदारों और अपने मित्र, इनका एक बहुत अच्छा मित्र होता है जिसका नाम क्या होता है? होरेशियो होता है। होरेशियो से कहते हैं कि वह लोग भूत के बारे में किसी को भी ना बताएं, और प्रिंस हैमलेट एक प्लान बनाते हैं कि आज के बाद एक पागल का भेष बना करके रहेंगे। यानी कि यहाँ से हैमलेट जो है वो अपने आप को किस रूप में परिवर्तित कर लेंगे? एक पागल बन करके रहने की सोचने लगते हैं, और ऐसे ही बर्ताव करेंगे जैसे कि एक पागल करता है। प्रिंस हैमलेट उन सब से अपने पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए मदद मांगता है। किससे? इन सब अपने दोस्तों से जो उसके सपोर्टर हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपने पिता की रियलिटी, यानी कि कैसे उसके पिता की मृत्यु हुई, उस रियलिटी को पता लगा सके। ठीक है, और इन सब में उसका साथ भी देते हैं वो सभी लोग। दूसरी तरफ पोलिनियस, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये जो पोलिनियस जो उनके दरबार में रहता है, पोलिनियस अपने बेटे लेआर्टिस को फ्रांस के लिए विदा कर रहा है। कहाँ के लिए? फ्रांस जाने के लिए कह रहा है, और अपनी बेटी ओफेलिया से कहता है कि वह प्रिंस हैमलेट से दूर रहे, वो ज़्यादा मुलाकात ना करे। किससे? प्रिंस हैमलेट से, क्योंकि प्रिंस हैमलेट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पागल हो चुके हैं। काफ़ी दिन तक प्रिंस हैमलेट एक पागल होने का नाटक करते रहते हैं। दरबारी पोलिनियस जो होता है ये वाला, वो डेनमार्क के राजा क्लाउडियस के पास जाते हैं। राजा क्लाउडियस व उनकी पत्नी, जिनका नाम क्या होता है? गर्ट्रूड होता है। ये राजा क्लाउडियस और गर्ट्रूड से कहते हैं कि उसके पुत्र की ये हालत ओफेलिया के प्रेम में हुई है। क्या हुआ? राजा क्लाउडियस और उनकी पत्नी, जिनका नाम अब क्या है, नाम तो वही है, रानी क्वीन गर्ट्रूड से कहते हैं कि उनके पुत्र की ये हालत उसकी बेटी ओफेलिया के प्रेम में हुई है, क्योंकि आपका पुत्र हैमलेट जो है वो मेरी बेटी ओफेलिया से बहुत ज़्यादा प्यार
करता है, लेकिन राजा क्लाउडियस ये नहीं मानते और सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। राजा क्लाउडियस जो है ना, वो हैमलेट के साथ में पढ़ने वाले दो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है रोजनक्रेंटिस। क्या नाम होता है? रोजनक्रेंटिस और गिल्डस्टन। रोजनक्रेंटिस और गिल्डस्टन, इनको भी ध्यान बनाए रखना। ये जो है हैमलेट के साथ में स्कूल में ही पढ़ने वाले दो दोस्त होते हैं, ठीक है, दो साथी होते हैं, को बुलाते हैं और उन्हें ये आदेश देते हैं कि वे दोनों प्रिंस हैमलेट को की जासूसी करते रहें और उनके पागलपन के, जो प्रिंस हैमलेट है ना, वो पागलपन का जो ढोंग कर रहे हैं, उस पागलपन के पीछे क्या कारण है ये जानने का क्या करें, वो प्रयास करें। इसके बाद राजा क्लाउडियस पोलेनियस से कहते हैं, कौन? राजा क्लाउडियस कहते हैं किससे? पोलेनियस से। इससे कहते हैं, कौन कहता है? राजा क्लाउडियस। ये जो हैं वो कहते हैं कि यदि प्रिंस हैमलेट ओफेलिया के प्रेम में पागल हुए हैं, किसके? ओफेलिया के प्रेम में पागल हुए हैं, तो ओफेलिया को प्रिंस हैमलेट से मिलवाया जाए ताकि प्रिंस हैमलेट की दिमागी हालत सही हो सके। पोलेनियस अपनी बेटी ओफेलिया और हैमलेट को मिलवाने की व्यवस्था करता है और उन दोनों के बीच में हो रही बातों को पोलेनियस और यानी कि ये राज दरबारी और वो राजा जो जिसका नाम गर्ट्रूड है, यानी कि उसका चाचा प्रिंस हैमलेट का चाचा, ये दोनों छुप करके उसकी बातों को सुनते हैं। लेकिन उसके पागलपन का नाटक प्रिंस हैमलेट उसी प्रकार, जो प्रिंस हैमलेट होते हैं वो अपने पागलपन का जो नाटक होता है वो उसी प्रकार से बरकरार रखते हैं जैसे एक पागल करता है। इसके बाद राजा क्लाउडियस ये समझ जाते हैं कि हैमलेट के पागलपन के पीछे ओफेलिया जो है वो नहीं है, यानी कि ये जो हैमलेट का जो पागलपन है उसके पीछे ये ओफेलिया नहीं है, उसके पागलपन का कोई और ही कारण है। इसी तरह पागलपन का नाटक करते करते काफ़ी समय हो जाता है और बहुत कुछ समय के बाद फिर क्या होता है, एक दिन कुछ नाटककारों की मंडली डेनमार्क में आती है। उसी समय हैमलेट के दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है कि क्यों ना इन नाटककारों से एक नाटक करवाया जाए। अगर हम इन नाटककारों से एक नाटक करवाएंगे और वह नाटक उस तरह का होगा जिस तरह उस भूत ने बातें, यानी कि भूत ने जो बातें हैमलेट को बताई थी, बिल्कुल उसकी पटकथा वैसी होगी, ठीक है। उसके पिता की हत्या उसके ही भाई ने उसके कान में जहर डालने से की थी और इसके बाद उसने राजा को मारने के बाद, यानी कि भाई राजा को, किंग हैमलेट को मार दिया। मारने के बाद उसकी पत्नी के साथ शादी कर ली और उसका सारे साम्राज्य का मालिक बन बैठा। कौन? ये क्लाउडियस। किसको? किंग हैमलेट को मारने के बाद उसके राज्य को भी हड़प लेता है और उसकी पत्नी से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। कुछ इसी तरीके की कहानी पर आधारित वह उस नाटककारों की मंडली से डेनमार्क में एक नए प्रकार का नाटक करवाना चाहता था, प्ले विद इन आ प्ले, ठीक है। उसके मरने के बाद अपनी भाभी के साथ शादी कर लेता है और वहाँ के साम्राज्य को भी ये क्या कर लेता है? अपने नाम कर लेता है। ये सब नाटककारों द्वारा प्रस्तुत होते देख क्लाउडियस वहाँ से चला जाता है। जब ये नाटक खेला जा रहा होता है तो ये क्लाउडियस देख रहा होता है, तो ये वहाँ से चला जाता है और ये जब ये जा रहा होता है, इसकी फेशियल एक्सप्रेशन, इसकी एक्टिविटी को कौन ऑब्जर्व कर रहा होता है? इधर इसके दो हैमलेट और इसका मित्र होरेशियो। कौन? हैमलेट और होरेशियो। ये दोनों, होरेशियो और हैमलेट, ये क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं कि आखिर इसके फेशियल एक्सप्रेशन में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। जब क्लाउडियस का व्यवहार थोड़ा सा अलग हो जाता है तो हैमलेट को ये विश्वास हो जाता है कि उसके पिता की हत्या उसने ही की है। और जिस तरीके से क्लाउडियस उस प्ले को देखता है तो उसे लगने लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरी वाली कहानी चलाई जा रही है, तो अब उसे बिल्कुल भी यकीन हो जाता है। तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, बिल्कुल एकदम चेहरे की धज्जियाँ उड़ने लगती हैं। तो जब ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है और उधर दूर से कौन? हैमलेट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो समझ जाता है कि मेरे पिता की हत्या मेरे चाचा ने ही की है। हैमलेट अब अपने चाचा क्लाउडियस को मारने का निश्चय कर लेता है। इसके बाद हैमलेट अपनी तलवार उठाकर क्लाउडियस को मारने के लिए जाता है।
लेकिन वह पाता है कि क्लाउडियस दूसरे कमरे में भगवान की पूजा में लीन है। उस समय वो पूजा कर रहा होता है। तो हैमलेट ये सोच करके वहाँ से चला जाता है कि यदि पूजा करते समय मैंने क्लाउडियस को मारा तो उसकी आत्मा स्वर्ग में सीधे जाएगी, लेकिन क्लाउडियस जैसा व्यक्ति कभी भी, इतना नीच व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर वह उसे छोड़ देता है। उसी के दौरान एक व्यक्ति प्रिंस हैमलेट के पास रानी गर्ट्रूड का संदेश लेकर के आता है। क्या कहता है रानी गर्ट्रूड कि उन्हें, किसको, प्रिंस हैमलेट को रानी गर्ट्रूड ने याद किया है, बुलाया है। ये सब देख पहले ही पोलिनियस रानी गर्ट्रूड के कमरे में जाकर के छुप जाता है। जो पोलिनियस होता है ये सब देख पहले ही रानी गर्ट्रूड के कमरे में जाकर के छुप जाता है, ताकि वह रानी और हैमलेट के बीच जो हो रही सभी बातों को सुन सके। जब प्रिंस हैमलेट रानी के कमरे में पहुंचते हैं तो रानी उनसे कहती हैं कि तुमने अपने पिता के साथ सही बर्ताव नहीं किया। ये सुनने के बाद प्रिंस हैमलेट अपनी माता को जवाब देते हैं कि क्लाउडियस उसका पिता नहीं है, उसके पिता को तो क्लाउडियस और रानी गर्ट्रूड ने मिलकर के मार डाला है। ये सब सुनकर रानी गर्ट्रूड बहुत डर जाती हैं और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। और पर्दे के पीछे एक छुपा हुआ उनका दरबारी होता है, लॉर्ड होता है, जिसका नाम पोलिनियस होता है, जो कि लेयटिस का पिता है, लेयटिस और ओफेलिया का पिता है। ठीक है, वो पोलिनियस अपनी जान की दुआ मांग रहा होता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हैमलेट को अगर पता लग गया मैं पर्दे के पीछे छुप करके सुन रहा हूँ तो ये मुझे मार देगा। उसे ये भी लगता है कि हैमलेट अभी बहुत गुस्से में है, यदि उसे ये पता चला कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ तो वह मुझे मार देगा। और इसी के डर से पोलिनियस के मुंह से थोड़ी सी आवाज़ निकल जाती है, जिससे हैमलेट को पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा है। और हैमलेट ये सोचता है कि पर्दे के पीछे लग रहा है उसका चाचा क्लाउडियस छुपा है, तो वह धोखे से क्लाउडियस को समझ करके पोलिनियस को मार देता है। हैमलेट अपनी तलवार उठा लेता है और पर्दे के पीछे छुपा हुआ जो आदमी होता है उसको पूरी तलवार घोंप देता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन जब वह देखता है तो वह क्लाउडियस नहीं बल्कि उसका दरबारी पोलिनियस निकलता है। कौन निकलता है? उसका दरबारी पोलिनियस निकलता है, जो कि ओफेलिया का पिता, ओफेलिया और लेयटिस का कौन है? पिता है। इसके बाद हैमलेट जो है रानी से बात करता है। रानी बहुत डरी हुई है कि कहीं हैमलेट उसको भी ना मार दे। उसी के दौरान राजा हैमलेट का भूत एक बार फिर वहाँ प्रिंस हैमलेट को दिखाई देता है, यानी कि फिर से वो भूत वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। घोस्ट फिर से आता है और किसको दिखाई देता है? प्रिंस हैमलेट को दिखाई देता है। और वो क्या कहता है? कहता है कि तुम अपनी माँ से कुछ मत कहो, इस गर्ट्रूड से कुछ मत कहो, इन्हें तो भगवान ही सजा देगा। और ऐसा कहने के बाद भूत वहाँ से चला जाता है। वह भूत प्रिंस हैमलेट को ही दिखाई देता था। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो किंग हैमलेट थे वो सिर्फ, उनका जो भूत था घोस्ट, वो सिर्फ प्रिंस हैमलेट को ही दिखाई देता था। ये सब सुन करके प्रिंस हैमलेट अपनी माँ को वहाँ से जाने देता है। और जैसे ही क्वीन गर्ट्रूड राजा क्लाउडियस के पास जाकर के ये बता देते हैं कि हैमलेट ने एक दरबारी पोलिनियस का कत्ल कर दिया है, तो क्लाउडियस के मन में एक नया विचार आता है कि किस तरह से प्रिंस हैमलेट को मारा जाए, किस तरह से प्रिंस हैमलेट को मारा जाए। ये किसके मन में? क्लाउडियस के मन में। यानी कि अब हैमलेट के चाचा क्लाउडियस हैमलेट को मारना चाहते हैं। तब राजा जो क्लाउडियस होते हैं ये क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं कि प्रिंस हैमलेट को विदेश भेज दिया जाए और वहीं पर उनकी हत्या करवा दी जाए। क्या करवा दी जाए? हत्या करवा दी जाए। ये सोचकर क्लाउडियस प्रिंस हैमलेट को अपने पास बुलाता है। कहाँ बुलाता है? अपने पास। और साथ ही गर्ट्रूड को भी बुलाता है। वह दोनों से यह कहता है कि अभी डेनमार्क के लोग बहुत गुस्से में हैं। तो क्लाउडियस किस किस को बुला रहा है? हैमलेट को, और साथ में किसको? गर्ट्रूड को बुला रहा है। और इनको बुला करके समझाता है भैया अभी तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी तुमने तो पोलिनियस का कत्ल कर दिया है और यहाँ के लोग इस समय बड़े, डेनमार्क के लोग बड़ा गुस्सा में हैं, तुमको भी मार देंगे कि हमारे पुत्र ने एक दरबारी का कत्ल कर दिया है। लोगों का गुस्सा देखकर मैं हैमलेट की सुरक्षा के लिए उसे कुछ दिनों के लिए विदेश भेजना चाहता हूँ। कौन कहता है? ये प्रस्ताव रखता है क्लाउडियस रखता है। ठीक है, किन के सामने? हैमलेट और गर्ट्रूड के सामने। राजा क्लाउडियस हैमलेट के दोनों सहपाठियों को बुलाता है
और उनसे कहता है कि तुम दोनों प्रिंस हैमलेट के साथ इंग्लैंड चले जाओ। और इसके दोनों सहपाठी कौन से हैं? हमने अभी तुम्हें बताया था, इसके दोनों सहपाठी ये रहे रोजनक्रेंटिस और गिल्डस्टन। इनको बुलाते हैं और इनको भी कहाँ भेज दिया जाता है? बोले इंग्लैंड चले जाओ। किसके साथ? हैमलेट के साथ। और एक खत लिखकर उसके सहपाठियों को दे देता है। ये जो क्लाउडियस होता ना, वो क्या करता है, उसके सहपाठियों को एक पत्र लिखता है, एक खत लिखता है और लिख करके दे देता है और कहता है कि तुम्हें ये खत बिना खोले, एक खत रास्ते में खोल करके पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, बिना खोले इंग्लैंड के राजा को देना है। फिर वे तीनों वहाँ से एक पानी के जहाज़ में निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं के द्वारा पानी के जहाज़ पर आक्रमण कर दिया जाता है और डाकू हैमलेट के सहपाठियों को मौत के घाट उतार देते हैं। वो हैमलेट के वही दोनों सहपाठी इन दोनों को क्या करते हैं? मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये दोनों मौत के घाट उतर जाते हैं। कौन? रोजनक्रेंटिस और गिल्डस्टन। डाकू हैमलेट के सहपाठियों को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर वो जो खत होता है ना, जो राजा क्लाउडियस के द्वारा दिया गया था इनको, उसको कौन? हैमलेट पढ़ लेता है। उसमें हैमलेट की मौत के बारे में लिखा होता है। ये सब जान करके हैमलेट क्लाउडियस की चाल को पूरी तरीके से समझ जाता है। यानी कि जो हैमलेट होता है अब वो पूरी तरीके से समझ चुका है कि हमारे चाचा हमको क्या करना चाहते हैं? मारना चाहते हैं। और बाप वो ये सब सोच करके क्या करता है कि अब वो इंग्लैंड नहीं जाता है और इंग्लैंड से वापस आ जाता है। वहाँ आकर वह अपनी माता को और अपने मित्र होरेशियो को एक पत्र लिखता है, गर्ट्रूड को, और अपना जो उसका एक मित्र है, दोस्त है होरेशियो, उसको क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है कि वह डेनमार्क वापस आ गया। ये जानकर उसका मित्र होरेशियो उन्हें लेने चला जाता है। होरेशियो अपने दोस्त को रिसीव करने चला जाता है। दूसरी तरफ पोलेनियस के पुत्र को ये पता चलता है कि पोलेनियस किसका पुत्र था? अभी अभी हमने पिक में आपको बताया था। अरे नहीं, पोलेनियस किसके पिता थे? लियर्टिस के। तो पोलेनियस के पुत्र को पता लगता है, यानी कि लियर्टिस को पता लगता है कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई है, तो वह भी फ्रांस से वापस आ जाता है। तो उसे आकर पता चलता है कि उसकी बहन ओफिलिया ने, इसने क्या कर ली है? आत्महत्या कर ली है। ओफिलिया किस तरह मरी ये तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन उसकी लाश एक तालाब में मिलती है। ये सब जानकर लियर्टिस बहुत गुस्से में होता है। हैमलेट अपने मित्र के साथ वापस आ रहा है तो रास्ते में उसे 2 कब्र खोदने वाले ग्रेव डिगर्स मिलते हैं और उन कब्र खोदने वालों को एक कंकाल की खोपड़ी मिलती है। क्या मिलती है? एक कंकाल की खोपड़ी। वह खोपड़ी जब हैमलेट देखता है तो वह पहचान जाता है कि एक खोपड़ी तो एक जेस्टर की है, एक यूरिक की है, जो कि हमारे दरबार में था। फिर उसके बाद हैमलेट पूछता है कि एक कब्र किसके लिए खोदी जा रही है? कौन पूछता है? हैमलेट पूछता है कि एक कब्र तुम लोग किसके लिए खोद रहे हो? तो जो ग्रेव डिगर होते हैं वो इसका जवाब देते हैं कि एक जो कब्र है वो पोलेनियस की बेटी ओफिलिया ने अपने पिता की मृत्यु का शोक सहन नहीं कर पाई और खुद को ख़त्म कर लिया है, उसके लिए खोदी जा रही है। यानी कि जो इस प्ले की हीरोइन है ओफिलिया, उसके लिए ये कब्र खोदी जा रही। ये सुन करके, क्योंकि ये किसकी लवर होती है? प्रिंस हैमलेट की लवर होती है। तो हैमलेट जब ये सुनता है कि हमारी प्रेमिका ने, लवर ने, ओफिलिया ने और इस प्ले की हीरोइन ने क्या कर लिया है? सुसाइड कर लिया है, खुद को मार दिया है, ख़त्म कर लिया है, ये जानकर प्रिंस हैमलेट बहुत दुखी होते हैं। वहाँ पर पोलिनियस का बेटा लियर्टिस भी आ जाता है। ये जो पोलिनियस का बेटा है लियर्टिस, वो भी यहीं पर आ जाता है और हैमलेट को देखकर बड़ा गुस्से में हो जाता है। यानी बहुत गुस्सा आ रहा है लियर्टिस को। किस पे? हैमलेट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। और उसने लड़ने की कोशिश भी करता है। कौन? लियर्टिस लड़ने की कोशिश करता है। किससे? पोलिनियस से। क्लाउडियस भी वहाँ आ पहुँचता है। बीच में क्लाउडियस आ जाता है और उन दोनों को लड़ने से रोकता है। उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर मत लड़ो। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम दोनों के बीच एक तलवारबाजी का मुकाबला रख दूंगा। राजा क्लाउडियस पोलिनियस के बेटे लियर्टिस से अकेले में कहते हैं कि लड़ाई के दौरान मैं तुम्हारी तलवार में जहर लगा दूंगा। तुम किसी भी तरह
से सिर्फ एक बार हैमलेट को घायल कर देना और वह घायल होते ही कुछ देर बाद मर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी तलवार पर बहुत सारा जहर लगा होगा। लेयर्टिस भी इस सब के लिए तैयार हो जाता है। राजा क्लाउडियस एक जूस का गिलास भी वहाँ रख लेते हैं और उसमें भी जहर मिला देते हैं, क्योंकि डबल प्लानिंग होती है। वो सोचते हैं कि अगर इसकी तलवार के जहर से मृत्यु नहीं हुई तो ये जीत करके आएगा, तो ये जूस पिएगा और जूस पी करके फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसमें भी जहर मिला होता है। राजा क्लाउडियस सोचते हैं जब वह विश्राम के दौरान हैमलेट मेरे पास आएगा तो मैं उसे ये जूस का गिलास दे दूंगा जिसको पीकर प्रिंस हैमलेट की मृत्यु हो जाएगी। लड़ाई के दौरान लेयर्टिस हैमलेट को घायल कर देता है और लड़ाई होते उन दोनों की तलवारें एक दूसरे से बदल जाती हैं। हैमलेट भी जहर लगी तलवार से लेयर्टिस को घायल कर देता है, जिससे लेयर्टिस की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ जहर मिला हुआ जूस रानी गर्टरूड पी जाती है उधर, और जब रानी गर्टरूड उस जहर मिले हुए जूस को पी जाती है, जिसे पीने के बाद स्वाभाविक है कि रानी गर्टरूड की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर प्रिंस हैमलेट क्लाउडियस को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, क्योंकि हैमलेट को भी पता चल जाता है कि उसे जहर लगी तलवार से घायल किया गया है, उसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है। तो वो मन में सोचता है मेरी मृत्यु होने से पहले कैसे ही मैं अपने दुश्मन से बदला ले लूँ, अपने चाचा को भी मार डालूँ। तो वह क्लाउडियस को मारना चाहता है और क्लाउडियस को मार डालता है, यानी कि उसके पीछे दौड़ता है और उसको भी चाकू घोंप करके तलवार से मार देता है। वह अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और ये सब होने के बाद हैमलेट का मित्र होरेशियो वहाँ आ जाता है। ठीक है, होरेशियो जीवित बचता है लास्ट तक, और ये देखकर वह अपने मित्र हैमलेट से कहता है कि मैं भी मरना चाहता हूँ। होरेशियो कह रहा है, लेकिन जो प्रिंस हैमलेट होते हैं वो अपने दोस्त होरेशियो को समझाते हैं। किसको? होरेशियो को। क्या कह कर के समझाते हैं कि तुमको अभी नहीं मरना है, तुम्हें अभी जीना होगा और लोगों को ये बताना होगा कि मैं कैसे अपने पिता की मौत का बदला लिया हूँ, मैंने कैसे अपने पिता की मौत का बदला लिया है। कुछ दिन बाद नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास आ जाता है, जो कि नॉर्वे का प्रिंस होता है। ये जो होता है वो फोर्टिनब्रास, ये नॉर्वे का प्रिंस दिखाया जाता है। वो डेनमार्क पर हमला करने आता है, लेकिन जब वह यहाँ आता है तो देखता है कि यहाँ तो पहले से ही सब मर चुके हैं। फिर होरेशियो फोर्टिनब्रास को ये सब कहानी बताता है कि कैसे प्रिंस हैमलेट ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। ये सब जानकर फोर्टिनब्रास यानी कि हैमलेट एक बड़े सिपाही की तरह, एक अच्छे स्वाभिमानी सिपाही की तरह विदा किया जाता है, उसको दफनाया जाता है, और इसी के साथ ये नाटक जो है हमारा समाप्त हो जाता है। देखो, इस प्ले की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, तो ये लाइंस आप चाहो तो अपने आप खुद पढ़ लो। मैं तो इसे सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है, 1-1 घंटे का हो जाता है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे इसको मूव करता हूँ। आप चाहो तो समय हो तो आप इसको आसानी से पढ़ लेना। ठीक है, मैं फ़िलहाल अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन इसको सभी सेपरेट वीडियो में करूँगा। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो इसी के लिंक में मैंने अपना टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर के आप इसकी PDF भी ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कुल 499 का मामूली सी फीस रखी गई है इंग्लिश लिटरेचर के, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की। तो अगर आप ऐप पर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।